हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, अभी जो वीडियो है, जैसे मैंने आपको बोला कि वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि क्योंकि मैंने इन्वॉल्यूट के बारे में बताया था कि इसके बारे में जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। फिर बाद में हमने इसके बारे में कर्वेचर पढ़ा था, उसके बाद में टॉर्शन पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि हमको ध्यान पड़े कि क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने एक लिखा है दैट फाइंड द इन्वॉल्यूट ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये जो एक्स वाई जेड की तीनों जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन इज ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड में स्विच हो जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इन्वॉल्यूट ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड z इज इक्वल टू a थीटा tan अल्फा। अब यहाँ पर देखो हमको क्या दिख रहा है, सारे फंक्शन किसमें, कौन से फंक्शन के अंदर हैं। सो देखो, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ सॉल्यूशन दैट फंक्शन ऑफ x y z आर फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा। तो हमको यहाँ पर फंक्शन मिल गए थीटा के। अब देखो, सिंपल सी चीज़ें, ये हेलिक्स देखो एक एक शेप होता है जिसके हमारे पास तीनों टाइप की, इस टाइप की सेम टू सेम इक्वेशन दी हुई होती है एक्स वाई जेड के अंदर। अब देखो, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हमको सबसे पहले क्या लिखनी, इक्वेशन लिखनी, किसकी लिखनी, इन्वॉल्यूट की। सो हियर द इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट इज व्हाट, r1 वेक्टर इज इक्वल टू r और प्लस के हमारे पास c माइनस एस इंटू हमारे पास क्या था, हमारे पास t कैप था। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन हमने अच्छी तरह से पढ़ ली थी। ऊपर राइट टैब में आपके पास वीडियो आ रही होगी, वहाँ पर जाकर इस वीडियो का डेरिवेशन, मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेशन और इक्वेशन आप एक तरह से इसको याद कर लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, हमारे पास मैंने पहले ही बताया था आपको उस वाले के अंदर कि हमारे पास ये आर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर, उस आर से हमको टी कैप की वैल्यू निकालनी। जब ये दोनों वैल्यू निकाल दो, दोनों प्लस कर देंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी, जिसको R1 क्या होता है हमारे पास, जो सेकंड कर्व होता है। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, एक ही कर्व बनाते थे हम, इसकी जो हम टेंजेंट निकालते थे वो दूसरे कर्व की टेंजेंट से 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। तो इस कर्व को हम C बोलते थे, इसको बोलते थे C1। तो ये जो C1 था ना, इसको हम क्या बोलते थे, इन्वॉल्यूट। तो देखो, हमारे पास सब वैल्यूज दी हुई कर्व C की, मतलब इसी को हमको टी कैप दिया हुआ होगा जो निकालना है, मतलब कि वो कैसे निकालना है, इस R से निकालना। और इसी का जो हमारे पास ओरिजिन से निकला हुआ था वो था R कैप या R1 कैश था। तो हमारे पास ही R से T1 निकालो, इन दोनों को यूज़ करके इस R1 की वैल्यू निकालो ताकि हमको इवैल्यूएट, मतलब इन्वॉल्यूट की इक्वेशन निकल जाए। सो देखो, अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास पता है कि दैट द वैल्यू ऑफ R इज़ व्हाट। अब देखो, मैं R को दो तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे a cos थीटा आई कैप प्लस a साइन थीटा जे कैप प्लस a थीटा टेन अल्फा के कैप। यहाँ पर टेन अल्फा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना। सो लेट्स, ये अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को क्या है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा टाइप। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा कॉमा a थीटा टेन अल्फा। क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि आगे हमको टी कैप की वैल्यू निकालनी है। टी कैप की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आर डॉट, मतलब आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस के अंदर होती है। तो देखो क्या करेंगे, अब हम आर डॉट का जो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। सो देखो, अब हमारे पास जो भी चीज़, कभी भी इक्वेशन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई होती है, जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जो भी डी आर का, वो हमको पैरामेट्रिक के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अब क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड है बाय थीटा। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो सेकंड है वो पूरी हमारे को पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर दी हुई है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो दिस विल गिव्स अस डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस। अब देखो, यहाँ पर इन सब का डिफरेंशिएशन जब थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ ए साइन थीटा, नाउ दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा कॉमा के अंदर, देखो टेन अल्फा और ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास टेन अल्फा रह जाएगा और हमारे पास थीटा का हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो, हमको यहाँ क्या करना है कि ये जो डी आर बाई डी थीटा है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आर है, ये आर हमारे पास, जब यहाँ आर से हम टी में जाते हैं तो टी के अंदर क्या सिस्टम होता है कि डी आर बाई डी एस होता है।
बट यहाँ पर डी थीटा है तो मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दैट डी आर बाई डी थीटा, मतलब डी थीटा मल्टीप्लाई और डी थीटा डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेट दिस इज कैन, तो देखो यहाँ पर मैं डी एस, एक्चुअल में मैं डी एस ऊपर आएगा, सॉरी डी थीटा नीचे है, ये आएगा डी एस और नीचे भी डी एस, तो देखो डी एस में अगर यहाँ रखूँ तो ये आ जाएगा डी थीटा नीचे, ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है कि मुझे इसको डी एस में लाना, मैंने आपको बताया ये डी आर बाई डी एस। अब ये चीज़ ला दी तो डी आर बाई डी एस को हम क्या बोल सकते हैं, आर डॉट, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज आर डॉट, ये आ जाएगा हमारे पास डी एस अपॉन डी थीटा। दिस कैन बी रिटन एज आर डॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टी कैप के बराबर, तो दिस इज टी कैप, ये आ जाएगा डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वॉट, ए साइन थीटा माइनस का कॉमा ए कॉस थीटा कॉमा ए टेन अल्फा। अब ये जो वैल्यू आई ना हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, लेट्स से 3 इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या करना कि टी कैप की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बट टी कैप के अंदर ये जो साथ में मल्टीप्लिकेशन में डी एस अपॉन डी थीटा, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो मुझे इसकी कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर इस पूरी चीज़ को मैं मॉडुलस ले लूँगा। सो टेकिंग मॉडुलस, या मैं इसको स्केलर क्वांटिटी में चेंज करूँगा। तो देखो जब हम कभी यूनिट वेक्टर का जब मॉडुलस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टी कैप की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो मैं यहाँ इक्वल टू लिख देता हूँ, तो हमारे पास डी एस अपॉन डी थीटा रह जाएगा ओनली। यहाँ पर देखो जब मॉडुलस हम हमारे पास आई जे कैप के कैप और मतलब तीनों के अंदर जब मॉडुलस लिखते हैं तो वो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होके सम होता है, ठीक है। तो ये जो मॉडुलस हो जाएगा इसके लिए हो जाएगी अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ मैं आपको, और यहाँ पर इसके आगे ही सॉल्यूशन करता हूँ। सो देखो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस विल बी डी एस अपॉन डी थीटा। अब मैं डी एस अपॉन डी थीटा को मैं होल स्क्वायर कर देता ताकि आर एच में हमारे पास जो रूट के अंदर आ रहा है वो चीज़ हट जाएगी। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर अगर कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के अंदर क्या है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर डी एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्क्वायर हटा दूंगा तो डी एस अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ सेक अल्फा। अब देखो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो दिस विल गिव्स अस डी एस इज इक्वल टू ए सेक अल्फा इंटू डी थीटा, दिस विल इक्वल टू एस इज इक्वल टू वॉट, ए टाइम्स ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में करें, बाकी ए सेक अल्फा पूरा कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू किसकी, एस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास डी एस बाई थीटा मतलब एस की वैल्यू हमको यहाँ पर पता चल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है कि ये जो डी एस बाई डी थीटा है इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है, कैसे कि कैसे देखो, क्योंकि मैंने ये तो जो सॉल्व किया ना, ये तो मैंने एस की वैल्यू निकाली, अभी एस की वैल्यू निकाली, अभी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 4, क्योंकि ये इक्वेशन 4 सीधा हमको यहाँ पुट करनी है सी के अंदर माइनस में। तो अभी हमको क्या करना, यहाँ पर जो इक्वेशन हमने ये वाली निकाली थी, कौन सी थर्ड इक्वेशन, तो इसमें डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या दी, तो हमने ये निकाल दी। तो लेट से इसको मैं इक्वेशन 4 कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा। सो इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारे पास, टी डॉट डी एस बाई डी थीटा, तो टी कैप डॉट डी एस बाई डी थीटा, यहाँ पर इक्वल टू क्या था हमारे पास, दिस वॉज ब्रैकेट के अंदर था हमारे पास माइनस ए साइन थीटा, फिर था हमारे पास ए कॉस थीटा, फिर हमारे पास था यहाँ पर ए टाइम्स ऑफ टेन अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू डालूंगा तो हमने क्या निकाली थी, डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू ए सेक अल्फा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए सेक अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ ए साइन थीटा ए कॉस थीटा कॉमा ए टेन अल्फा। अब देखो ये जो साइन अल्फा है इसको मैं अगर नीचे ला के कॉस के अंदर चेंज करके ऊपर लेके चला जाऊँ तो हमारे पास टी कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, और देखो यहाँ पर जो ए है ये ए ये ए ये ए ये ए, तो सारे ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा इंटू माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, फिर आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा। तो देखो टी कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आई, कॉस अल्फा, इसके अंदर ये चीज़ वैल्यू आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ और चाहूँ तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टी कैप आ गया, हमारे पास ये आर आ गया, हमारे पास टी कैप आ गया,
और हमारे पास एस भी आ गया। तो सब चीज़ें आ गई, तो सब इक्वेशन हमने वन पे लिखनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 इज़ व्हाट, R1 इज इक्वल टू R प्लस C माइनस एस इंटू टी कैप। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द R, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या क्या थी, तो मैं पहले ब्रैकेट वाले लिख देता हूँ, दैट A कॉस थीटा, वेर इट इज़, ओके, A कॉस थीटा, A साइन थीटा, फिर हमारे पास था A थीटा टेन अल्फा, ठीक है। उसके साथ में बाद में C माइनस एस, तो S की वैल्यू हमने क्या निकाली थी जस्ट अभी, तो S की वैल्यू थी A, आई थिंक A थीटा सेक अल्फा, दिस इज A थीटा सेक अल्फा वॉज द वैल्यू ऑफ C, और C के बाद में टी कैप की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, तो टी कैप की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा, एंड दिस कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे टेन अल्फा से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दूंगा सेम टू सेम, तो दिस इज साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा एंड लास्टली साइन अल्फा। अब देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही है आपको, तो देखो कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्या करना है यहाँ पर, देखो सिंपल चीज़ है। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने की जो भी हमारे पास जो चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आ रही है हमारे पास वेक्टर के अंदर, ये वाली वेक्टर हमारी, मतलब ये आर आ रहा है और ये हमारे पास टी कैप आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करने की कोशिश करूँगा। तो प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो आर की वैल्यू तो ए कॉस थीटा, मतलब जो एक्स कैप के अंदर आ रहा है वो एक साथ अगर लिखे हम बाई चांस, तो जो जो वैल्यू आ रही है वो हमको यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब वैल्यू लिखनी कैसे थी, क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई ना, ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट को एक साथ रख के आई, मतलब एक्स वाई जेड। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ R1 का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो सिर्फ ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आएगी, और सिर्फ अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये वाली चीज़ और ये वाली आएगी, और सिर्फ जेड की बात करूँ तो ये और ये लास्ट वाली। तो देखो तीनों का अगर मैं अलग तरीके से लिखूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर देखो ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर माइनस के अंदर साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, ये आएगा C माइनस ए थीटा सेक अल्फा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो दिस इज साइन थीटा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे y की, तो y इज इक्वल टू, वाई के अंदर हमारे पास क्या a साइन थीटा, दिस इज a साइन थीटा। अब देखो यहाँ माइनस में नहीं प्लस में होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है ये वाला कॉस अल्फा और कॉस थीटा ये प्लस के अंदर है, तो दिस इज प्लस CA थीटा सेक अल्फा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। नाउ लास्टली जेड की जब वैल्यू करेंगे तो हमारे पास ए थीटा टेन अल्फा आएगा, तो यहाँ पर ए थीटा टेन अल्फा, और यहाँ पर देखो माइनस के अंदर लास्ट में नहीं तो हम प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में C माइनस ए थीटा सेक अल्फा इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा ये साइन अल्फा। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ जाएगी, और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। सो दीज ऑल इक्वेशंस आर required equation of involute of circular helix। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसा सिस्टम है। अब अगर इसको आपको समझना है तो देखो हेलिक्स का जो डायग्राम होता है, हेलिक्स का डायग्राम कैसा होता है मैं आपको बना के बताता हूँ। तो देखो आपने एक जैसे स्पाइरल, जैसे हम जैसे नोटबुक देखते हैं उसमें स्पाइरल होती है साइड के अंदर, तो वो जो हमको स्पाइरल जो प्लास्टिक का या जो भी लोहे का बना होता है स्टील का, तो वो एक तरह से जो डिज़ाइन होती है ना उसी को हम बोलते हैं हेलिक्स। तो देखो हेलिक्स के हमारे पास ये ऐसे 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 ये हमारे पास जो शेप होता है ना ये हेलिक्स का शेप होता है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास वैल्यू क्या निकालनी है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। तो ये सर्कुलर हेलिक्स है ना, तो इसका इन्वॉल्यूट, तो इसका मतलब हम जब भी हम बात करते हैं, जैसे कर्व की यहाँ बात करें तो C बात करी, ये हमने बात करी ऐसे यहाँ पर C1 की बात करी, ये C से C, तो हम क्या बोलते हैं दैट C1 इज वॉट द इन्वॉल्यूट ऑफ द कर्व C। तो इसका मतलब यहाँ से जो अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो लेट से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाली, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जाके एक नया कर्व, उस कर्व के दूसरे परपेंडिकुलर जो कि T1 है और ये हमारे पास टी कैप, तो यहाँ से क्या 90 डिग्री बना रही है, तो ये जो C1 अब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास C। तो इसकी जो वैल्यू है हमको कैसे निकलेगी, तो मतलब इस हेलिक्स वाले इक्वेशन का यूज़ करके हम XYZ जो पैरामेट्रिक फॉर्म है यूज़ करके इन्वॉल्यूट से इस C1 के कर्व की हमने इक्वेशन निकाली।
सो आप समझो इस चीज़ को, ये चीज़ ही कहना चाहता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको हॉरिजॉन्टली रख दूँ तो अभी कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से निकालूंगा कर्व जो कि हमारे पास होगा Tn, और ये जाके हमारे पास दूसरे कर्व के टेंजेंट से जो कि T1 डैश है उससे जाके ये 90 डिग्री पे काटेगा। तो ये हो जाएगा C1, दिस इज कॉल्ड एज कर्व 1। अब ये कर्व 1 से लेके मतलब जो ओरिजिनल कर्व्स वहाँ से अगर मैंने कोई टेंजेंट निकाली परपेंडिकुलर लगा के या नॉर्मल टू द अनदर टेंजेंट ऑफ व्हाट कर्व C1, देन द इन्वॉल्यूट ऑफ द C विच इज़ व्हाट हेलिक्स, इस हेलिक्स का इन्वॉल्यूट क्या हो जाएगा R1, मतलब जो कि C1 की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम R1 कैसे निकालेंगे, सिंपल सा चीज़ बताया था कि यहाँ से O से मैं ये P मान लेते हैं, मतलब P1 मान लेते हैं और ये P मान लेता हूँ ये पॉइंट का। यहाँ से हम क्या बोल देते हैं आर कैप बोल देते हैं, यहाँ से हम बोल देते हैं मतलब R डैश, मतलब R होता तो यहाँ से होता R1। तो इस R1 की हमने क्या वैल्यू निकाली, कैसे यूज़ करके, R1 को क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उस पैरामेट्रिक फॉर्म से हमने टी कैप की वैल्यू निकाली। तो ये आपको देखो डायग्राम से ना ये बनाना आना पड़ेगा। हेलिक्स एक तरह से स्पाइरल होता है। अब देखो इसका यूज़ क्या होता है फिजिक्स के अंदर होता है, तो इसके थोड़े थोड़े से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है, इसके हम एनवलप निकालना सीखेंगे। अभी जस्ट इसके बाद में एनवलप भी पढ़ेंगे। एनवलप्स होते हैं, उसके बाद में कर्व ट्रेसिंग्स होती है। इसमें क्या कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ इक्वेशन देते हैं, तो उसको कर्व ट्रेस करके हम बताते हैं कि ये कर्व किस टाइप का बनेगा, इसके इन्वॉल्यूट्स मतलब इसके टेंजेंट्स क्या क्या होंगे, इसके नॉर्मल्स क्या क्या होंगे। सो बस ये था बेसिक एक क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब अप्रोच क्या रखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, और क्वेश्चन में सिर्फ अगर आस्किंग हो कि सिर्फ आपको इक्वेशन निकालनी इन्वॉल्यूट की, और कोई भी कर्व दिया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है कैसा कर्व दिया हुआ है, मुझे बस ये मतलब ये तो है, मतलब ये ध्यान होना चाहिए कि कर्व इज़ वॉट इन पैरामेट्रिक फॉर्म और इन लाइक इन द फॉर्म ऑफ एस। तो देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का तो मैंने बता दिया। अगर एस की फॉर्म में हो जाए तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। तो लेट से अगर एस की फॉर्म में होगा ये, तो हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो अगर एस की फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है तो एस के अंदर कुछ नहीं करना है, फिर एस वाला फॉर्म दिया तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज ये जो चीज़ें करेंगे डी आर बाई डी थीटा, अब यहाँ डी आर बाई डी थीटा नहीं होगा। अगर एस की फॉर्म होगा तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा, ये डबल काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में यहीं पर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हमने टॉर्शन पढ़ लिया, कर्वेचर पढ़ लिया, तो कर्वेचर या उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे या सीधा सा इवॉल्यूट का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बस यही है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, समझ में आता है मेन चीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।